आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा सलाम। आइए सुनते हैं गीता श्री की कहानी डुबकी वैदेही के स्वर में। वह लौट रही है अपने घर। अपने मन में तरह तरह की शंकाएं आशंकाएं लिए। क्या होगा जब वह घर लौटेगी? हरीश कितना खुश होगा। गुड्डी चिंटू तो खुशी के मारे पागल ही न हो जाएं। कितना आह्लादकारी क्षण होगा जब वह अपने जीवन के 3 सितारों से मिलेगी। खुली आंखों से सपनों की रील चल रही है। चारों गुत्थम गुत्था हैं। खुशी की चीखें घर में फैल रही हैं। गुड्डी नाच रही है। बड़ी हो गई होगी अब तो, शायद जवान भी। 5 साल कम नहीं होते लड़की के लिए। चिंटू की आवाज भी अब बदल गई होगी। भर्रा गई होगी आवाज जवान लड़के की तरह। उसने अपनी हथेलियों से अपना चेहरा टटोला। वह भी बदल गई और पतली और मरियल। उसकी मति मारी गई थी कि डुबकी के बाद बाहर निकली तो कोई खड़ा था उसके इंतजार में। वह उसके पीछे पीछे चल पड़ी। कोई जादू था या भय का घेरा जो उसे कस कर पकड़े हुए उसके पीछे पीछे लिए जा रहा था। कोई डोर थी जो खींचे लिए जा रही थी। गीले कपड़ों में वह घाट से घिसटती हुई बड़ी कार में धम्म से जाकर गिर गई। किसी की सुडौल बाहों ने उसे सीट पर बैठाकर थाम लिया था। कोई उसे बहुत दूर लिए चला जा रहा था, सबसे दूर, अनजाने सफर पर, अनजाने लोगों के बीच। इस पल के लिए कोई उसे सालों से पटा रहा था, दबा रहा था, डरा रहा था, और वह दब रही थी, वह पट रही थी। वह प्यार का रूप धरे भय था जो उसे जिंदगी की कीमत मांग रहा था। और एक दिन उसकी जिंदगी अंतहीन सुरंग में प्रवेश कर गई थी जहां वह नितांत अकेली थी। मैं लौट रही हूँ, डुबकी से उबर आई हूँ। तरह तरह के ख्याल रीना के मन को मथ रहे हैं। हरीश पूछेगा सब कुछ तो बता देगी। उसने कर चुका दिया है। अपने जीवन के कीमती 5 साल एक कर्ज उतारने में चले गए। हरीश शायद समझेगा उसकी मजबूरी। बच्चों बच्चों को क्या मना लेगी? उससे दूर कहाँ जाएंगे? उन्हें भी तो इंतजार होगा अपनी माँ के लौटने का। बच्चे जानते थे कि उनकी माँ जिंदा नहीं है। कहीं न कहीं गंगा में छानने के बाद भी उसकी लाश जो नहीं मिली थी, संभवतः वह जिंदा हो। बच्चों को भरोसा होगा कि उनकी माँ ज्यादा दिन उनसे दूर नहीं रह सकती। लौटेगी एक ना एक दिन। लौटने की खुशी से ज्यादा उसका मन डरा हुआ है। कोई यकीन न करे तो कैसे यकीन दिला पाएगी कि उसने जो किया मजबूरी में किया। एक डुबकी ने उसकी जिंदगी का रूप बदल दिया था। सितंबर की शाम ऐसी ही मुलायम होती है। यह स्याह चेहरे वाली गीली शाम थी। आज की शाम कुछ होना था। वह आ रही है, वह लौट रही है, वह आना चाहती है। थोड़ी देर में सबको यहाँ इकट्ठे होना था। फैसला दिए जाने से पहले उसने सबके चेहरे देखे। गुड्डी के चेहरे पर सन्नाटा था। चिंटू के चेहरे पर सख्ती और उसके अपने चेहरे पर बेसिन के पास लगे आईने में चलता हुआ एक चेहरा दिखा। वहां तो स्थायी रूप से धूप गायब है। चेहरा नहीं, धूप विहीन जंगल की वह दलदली जमीन थी जहां गीले गीले भाव भी धंसने के डर से नहीं उभरते थे। गाल धसा हुआ और त्वचा सूखी जमीन जैसी। मन ही मन दोहराया, कुछ नहीं बोलूंगा, अपनी इच्छा जाहिर नहीं करूंगा, ना शोक प्रकट करूंगा, न शिकायतें। फिर क्या करूंगा? जब वह सामने आएगी। गुड्डी और चिंटू की मनोदशा से बेखबर हरीश त्यागी मन के भीतर जूझ रहा था। इतना आसान नहीं था 5 साल बाद उसका सामना करना। उससे जिससे कभी टूट कर प्यार किया था, जो उसके लिए दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री थी। सचमुच वह सुंदर थी। हरीश
खुद बहुत सामान्य था। हरीश ने अपने आसपास की रिश्तेदारी में इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। वह अपने भाग्य पर बहुत इतराता था। सुंदर बीवी, सुंदर बच्चे और अपना घर, जहां शाम होते ही भागकर पनाह लेने की जल्दी होती थी उसे। अपनी छोटी सी दुनिया में खोया हरीश उस मनहूस दिन को याद करता है जब उसने बेमन से अपनी पत्नी को उसकी सहेलियों के साथ हरिद्वार गंगा नहाने जाने की इजाजत दे दी थी। उसने बिना कलह किए यात्रा का सारा इंतजाम भी कर दिया। सीधी टैक्सी करा दी हरिद्वार तक की। वहां हर की पौड़ी पर धर्मशाला तक बुक करवा दिया। हरीश पूरी तसल्ली कर लेना चाहता था और एक दिन बीता, दूसरा दिन आया। सारी औरतें रोज गंगा नहा रही थीं। दूसरे दिन भी गंगा तट पर सारी औरतें भीड़ का हिस्सा बनी हुई थीं। धर्मशाला से घाट के लिए चलने से पहले रीना ने चहकते हुए फोन किया और सबसे बात की। बहुत उत्फुल्ल दिखाई दे रही थी। हरीश को लगा अच्छा हुआ रीना ने अकेले जाने का अपना शौक पूरा कर लिया। अब कभी शिकायत नहीं करेगी, खुश रहेगी और उसके प्रति कृतज्ञ भी महसूस करेगी। हरीश शाम का पेज डिजाइन करने बैठा था। कंप्यूटर की स्क्रीन पर खबरों को सेट करने का हिसाब लगा ही रहा था कि दफ्तर के फोन की घंटी घनघना उठी। उसने सोचा कोई और उठा लेगा, पर आसपास के सारे लोग डूबे थे अपनी खबरों में। उसने माउस छोड़ा और फोन उठा लिया। दफ्तर में पसरा शाम का सन्नाटा जैसे झनाक से टूट गया। उधर से जो कहा गया होगा उसे सुनने के बाद वह सुन्न हो चुका था। पास में बैठे डेस्क इंचार्ज ने उसकी हालत देखी और हठात पूछ बैठा। हरीश कुछ बोल सकने की हालत में नहीं था। डेस्क इंचार्ज संजय ने फोन उठा लिया और उधर से जो खबर मिली सुनकर वह भी सकते में आ गया। संजय ने हरीश को संभाला और साथ लेकर दफ्तर से निकल गया। हरीश चुप था, कदम लड़खड़ा रहे थे। वह जल्दी से अपने घर, अपने बच्चों के बीच पहुंच जाना चाहता था। दफ्तर में बात फैल गई थी। सबको यही लग रहा था कि अब हरीश का क्या होगा, कैसे जिएगा, बच्चों का क्या होगा। अभी तो वे बहुत छोटे हैं, कैसे अकेले देखेगा। बच्चे अभी उम्र के नाजुक मोड़ पर हैं। उन्हें पिता से ज्यादा माँ की जरूरत होती है। हरीश के लिए जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। रीना के साथ गए रिश्तेदारों ने हरिद्वार से ही खबर दी कि रीना गंगा में डूब गई और उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। मोहल्ले की दो औरतें वापस बिना रीना के लौट रही थीं, अपने साथ दुखों और तकलीफ की गठरी लिए, एक परिवार के उजड़ने का समाचार लिए। हरीश को कुछ होश नहीं था। वह बच्चों को सीने से लगाए सिसक रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसके बच्चे भी मानने को तैयार नहीं थे कि उसकी माँ गंगा में डूबकर मर सकती है। पापा, मम्मी हरिद्वार हैं, चलिए, वे डूब नहीं सकती। पापा चलो, हम उन्हें खोजें, वे पानी में ही होंगी, कहीं किनारे पर तैर कर चली गई होंगी। बेटी बिलख रही थी। बेटा, सुधा आंटी ने बताया मम्मी के कपड़े सीढ़ियों पर रखे थे, वे नहाने उतरी, बहुत भीड़ थी, वे भगदड़ में ज्यादा गहरे पानी में चली गई। और बेटी को दिलासा देते हुए हरीश को यकीन नहीं हो रहा था रीना कभी गहरे पानी में जाने का रिस्क नहीं ले सकती। वह तो ऐसे भी गहरे पानी से डरती है। हर की पैड़ी घाट पर लोहे की मोटी मोटी जंजीरें लगी हुई हैं। सारे लोग उसे पकड़ कर नहाते हैं। बीच धारा में वही जाता है जिसे तैरना आता हो। वैसे बड़े बड़े तैराक भी किनारे पर ही डुबकी लगाते हैं। रीना आखिर बीच धारे गई क्यों? वे औरतें दिल्ली पहुंच जाएं तो सारे सवाल उनसे करूं।
उसे इंतजार था उनके लौटने का। नहीं पापा, हम उन्हें ढूंढने जाएंगे, वो मिल जाएंगी, भीड़ में होंगी कहीं ना कहीं, वे सबको ढूंढ रही होंगी पापा। हो सकता है कहीं बहते बहते दूर निकल गई हो पापा, हम उन्हें आखिर तक। बेटा फफक फफक कर रो रहा था। पूरा घर मौत की गंध और पड़ोसियों से भरा पड़ा था। सब चुप थे, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। सबके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस खबर पर यकीन नहीं आ रहा हो। पर घटना मोहल्ले की दो औरतों के सामने घटी थी, यकीन तो करना पड़ेगा। संजय के साथ खड़ा हितेश सारा विलाप सुन रहा था। आखिरी लाइन सुनते ही उसकी आंखें चमक उठीं। संजय के कान में फुसफुसाया। संजय को हितेश की पहुंच का अंदाजा था। उत्तर प्रदेश के नेताओं तक सीधी पहुंच थी उसकी। संजय ने हरीश के कान में कुछ कहा और फिर कुछ पल के लिए वहां माहौल बदल गया। हरीश ने आंसू पोंछे। हितेश ने फोन करके किसी नेता की गाड़ी मंगवा ली। तीनों लद कर हरिद्वार रवाना हो गए। हरिद्वार जाते समय संजय और हितेश अपने साथ किसी जिंदा दिल इंसान को नहीं, बुझी हुई कामनाओं को ले जा रहे थे, जिसमें फिर से जिंदा होने की उम्मीदें भकभका रही थीं। हर की पैड़ी में उस दिन बहुत भीड़ थी। तीनों औरतों ने यही तय किया था गंगा स्नान का। सुधा ने जरूर एक बार कहा, रीना तेरे पति अखबार में हैं, उनसे पैरवी करा के वीआईपी घाट का इंतजाम क्यों नहीं करा लेती, भीड़ भी कम होगी, आराम से छप छप करके देर तक नहाएंगे, पानी तो एक ही है ना। सुधा का साथ शांति ने भी दिया था, पर रीना का मन यहीं नहाने का था। घाट की सीढ़ियों पर सबने पहनने वाले कपड़े रखे और ठंडे पानी में उतर गईं। पहाड़ों पर हुई बरसात ने गंगा जल को गंदला कर दिया था, पर हर की पैड़ी के किनारे पानी साफ था, लेकिन बहाव खूब तेज। लोग बीच धारे में जाने से बच रहे थे। प्रशासन ने एक सीमा के बाद जंजीर से रोक लगा दी थी। उसके पार जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। रीना पानी में उतरी और बच्चों की तरह पानी में देर तक उछलती कूदती रही। उसके मन से तीर्थ स्थल का एहसास जाता रहा। वे तीनों स्त्रियां नहीं, 3 बच्चे थे जो पानी के साथ चुहल कर रहे थे। वहां कोई शांत रह भी कैसे सकता था। गंगा का ठंडा और निर्मल पानी जैसे बांध लेता है वहां, और देर तक कोई बाहर निकलता नहीं। सुधा और शांति नहाते नहाते एक दूसरे पर पानी फेंकते हुए कभी कभी छिटक कर दूर ही चली जाती थी, और रीना कभी सीढ़ियों पर बैठती तो कभी डुबकी लगाती। तीनों कभी कभी एक दूसरे से बेखबर भी हो जाती। आज दूसरा दिन था, ये दूसरा स्नान था। इसके बाद दिल्ली के लिए निकलना था। रीना जी भर के गंगा के ठंडेपन को अपने भीतर भर लेना चाहती थी, भर रही थी। सुधा चिल्लाई, गंगा में डुबकी का महत्व है, कम से कम 5 या 3, जो ज्यादा लगाएगा उतना पुण्य। मैं 10 डुबकी से कम नहीं लगाऊंगी। पानी ठंडा है पर कर लूंगी, देखते रहो। रीना हल्का हल्का सिहर रही थी। सुधा और शांति अपनी डुबकियां गिन रही थी। रीना चुप थी। अपने आसपास कुछ अजनबी लोगों से घिरी थी, जो नहाते नहाते अचानक उसे टकरा जाते थे। सुधा और शांति ने अपनी गिनती की डुबकियां पूरी करने के बाद चारों तरफ देखा। रीना से पूछना चाहती थी कि उसने कितनी डुबकियां लगाईं। गंगा में पानी बहे जा रहा था, कल कल कल। लोग उछल रहे थे, बदन घिस घिस कर ऊब डूब हो रहे थे, किल्लोल कर रहे थे। रीना ने डुबकी लगाई और बाहर नहीं निकली। दोनों ने चारों तरफ देखा, पानी के अंदर देखने की कोशिश की। अंदर सतह दिख रही थी, जंजीर दिख रही थी, लोग दिख रहे थे, अटखेलियां करते हुए गंगा के भजन गूंज रहे थे। पंडा टीका लगाते घूम रहे थे। सब कुछ था, रीना नहीं थी वहां। गंगा में पानी
बहे जा रहा था। रीना, 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 रीना की पुकार से हर की पैड़ी गूंज रही थी। भजन बंद होकर लाउड स्पीकर पर उद्घोषणा शुरू हो चुकी थी। सुधा बदहवास सी रीना के कपड़े लेकर छटपटाती हुई इधर उधर घूम रही थी। रीना का कहीं पता नहीं था। कुछ तैराक लोग पानी के अंदर जाकर तलाशने का असफल प्रयास कर रहे थे। शांति लगातार विलाप कर रही थी। हाय हाय, हरीश को क्या मुंह दिखाएंगे? किस मुहूर्त में घर से निकले? क्या हो गया? कहाँ गई? डूब गई रीना। जब तैरना नहीं आता था तो क्या जरूरत थी गहरे में जाने की? डुबकी लगाने की क्या होड़ थी? पता नहीं अब तक उसका क्या हाल हुआ होगा। हे गंगा मैया, अपनी भक्ति का क्या फल दिया आपने? शांति की हालत वन में व्याकुल भटकते सीता विहीन राम सी हो गई थी। हे खग, हे विहग, तुम देखी सीता मृग नयनी। शांति को अपने घर वाले का डर बुरी तरह सता रहा था। वह लौट कर जाएगी तब उसके साथ सब कैसा व्यवहार करेंगे? सोच सोच कर जी हलकान हुआ जा रहा था। सुधा विलाप नहीं कर रही थी। वह कभी पुलिस वालों को कहती तो कभी किनारे खड़े सुरक्षा गार्डों को, जो दूर दूर तक खोज कर वापस आ गए थे। सबने हाथ खड़े कर लिए थे। सुधा ने अपनी कोशिशें नाकाम होते देखकर हरीश के ऑफिस फोन लगा दिया। इस बात को ज्यादा देर छुपाना संभव नहीं था। जितनी जल्दी बता दें तो ठीक। वह समझ गई थी कि बड़ी भारी मुसीबत में फंस गए हैं। अब बचना मुश्किल है। वह डरी हुई थी कि पहली बार घर से अकेले जाने की इजाज़त अब हमेशा के लिए कलंकित हो गई। वे जीवन भर अकेली यात्रा का नाम नहीं ले सकती। ओ रीना, तूने ये क्या किया? सुधा की आंखों से आंसू ढलक आए। लगा कलेजा वहीं कटकर गिर गया। रीना क्या गई, अपने साथ उनकी जिंदगियों का भी बहुत कुछ ले गई। गंगा की ऐसी छनाई पहले शायद ही कभी हुई हो। हरीश हर की पैड़ी की सीढ़ियों पर बैठा, प्रलय के मनु की तरह बैठा जल प्रवाह को देख रहा था। सीढ़ियां गंगा जल से गीली हुई थी या हरीश के आंसुओं से, पता नहीं। तेज तो दोनों में था। हरीश ने सिर उठाकर गंगा मंदिर की तरफ देखा। यही वह जगह है जहां शिव नीलकंठ हुए थे। वह भी इसी जगह पर आकर अमृत की जगह जहर का फैलाव देख रहा था। रीना बचने के लिए धाराओं में हाथ पैर मार रही थी। उसकी सांसें टूट रही हैं। वह चीखना चाहती है, चीख नहीं पाती। अमृत ने उसका मुंह रेत से भर दिया है। वह दूर बहती हुई जा रही है। कोई रोको उसे, बचाओ उसे। मैं शिव नहीं होना चाहता। मैं अपनी सती को भस्म कुंड में स्वाहा होते नहीं देख सकता। ओह, वह छटपटा रहा था, विलाप कर रहा था। हितेश ने उसे बाहों में भर लिया, उसे वहां से दूर ले जाना चाहता था। हितेश ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। सारे तैराक, पुलिस गंगा को छानने में जुटी थी। हर की पैड़ी से लेकर रानीपुर झाड़, कांगरी गांव और रुड़की गंग नहर तक तैराकों ने गंगा को खंगाल लिया। उनके हाथ बहुत कुछ लगा, बस रीना की लाश नहीं मिली। हरीश समेत पूरा महकमा हैरान परेशान था कि आखिर रीना की लाश कहाँ गई। डूबी होती तो इन्हीं तीनों इलाके में जाकर लाश अटकती। ज्यादातर लाशें बहती हुई इन्हीं इलाकों में आ जाती हैं। जिन्हें अपने नाते रिश्तेदारों के डूबने की खबर मिलती है, वे यहीं आकर ढूंढते हैं अपनों को। गंगा का बहाव इतना इतना तेज है कि बीच में कहीं अटकने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। हरीश हताश निराश गंग नहर के किनारे खड़ा था। गहरी नहर के किनारे अकेला बैठा पानी को सूखी आंखों से घूरे जा रहा था। पानी की सतह पर रीना का चेहरा उभरता और मिट जाता। हरीश छटपटा कर हाथ बढ़ाना चाहता पर बढ़ा नहीं पाता। दो लोग उसे जकड़े हुए हैं कि कहीं पानी में छलांग न लगा दे। वह एक बार
रीना को अंतिम बार ही सही देख लेना चाहता था, ताकि उसे यकीन आ सके कि वह मर चुकी है। सारी खोजों के बाद वह समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। रीना को मरा हुआ समझे या गायब। अब पुलिस वाले केस अलग तरह से दर्ज करना चाह रहे थे। हरीश कुछ बोल पाने में अक्षम महसूस कर रहा था। हितेश ने मामले को हाथ में ले लिया था। अब रीना की फोटो अखबार में छपेगी और ढूंढने पाने वालों के लिए मोटा इनाम घोषित किया जाएगा। बच्चों के आंसू थम चुके थे कि उन्हें यकीन हो गया था उनकी माँ मरी नहीं, जिंदा हैं, जहाँ कहीं हैं। उन्हें रीना रोना इस बात पर आ रहा था कि उनकी माँ किस हालत में होंगी। हरीश सोच रहा था कि रीना कहाँ गायब हो गई, क्यों, कैसे। अब उसे तरह तरह के सवाल परेशान कर रहे थे। तरह तरह की आशंकाएं मन को घेरती और वह बिलबिला उठता। अपने आप से लड़ता हुआ उसका यकीन इस बात पर पक्का हो जाता कि रीना का अपहरण हुआ है। नहाते हुए कोई कैसे उठाकर ले जा सकता है। सुधा और शांति ने तो रीना के कपड़े भी देखे थे जो घाट पर पड़े थे। वैसे ही हरीश और रीना का कोई दुश्मन भी नहीं था। हाँ, रीना सुंदर इतनी थी कि कोई उसे उठा ले जा सकता था, पर गंगा नहाते हुए। सोचते सोचते हरीश की छोटी छोटी आंखें और सिकुड़ गईं। चेहरे का सारा नूर चला गया, जैसे सारा स्वाभिमान धराशायी हो गया हो। सुधा और शांति का रोदन भी थम चुका था। सबके सब नए सिरे से इस मसले पर विचार मग्न थे और रीना को तलाशने के नए नए तरीके खोजे जा रहे थे। किसी तरीके का कोई हल नहीं निकला। दिन, महीने, साल निकलते गए। रीना का पता नहीं चला। न वह मरे हुओं में शामिल थी, न जिंदा में। हरीश के भीतर बारूद भरता चला जा रहा था। वह बदल रहा था। 5 साल के लंबे इंतजार ने उसे और उसके परिवार को बदल दिया था। बच्चे चाहते थे पहाड़गंज का यह पुराना घर छोड़कर पूर्वी दिल्ली के किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं, जहां उनकी माँ के बारे में न कोई पूछने आए, न सहानुभूति जताने, जहां वे अपनी अदृश्य दुनिया बना लें। एक नई दुनिया जहां अपने सूनेपन को लिए नए सिरे से भरा जा सके। हरीश तैयार नहीं होता। गुड्डी अब गुंजन बन चुकी थी और चिंटू अब चिराग त्यागी। तब 11 साल का चिंटू अब 16 साल के सुंदर युवा में बदल चुका है। गुंजन त्यागी किशोरावस्था की दहलीज पर पैर रख चुकी है। हरीश को अपने पुश्तैनी घर से खासा लगाव था, जिस पर 3 मंजिल खड़ा किया उसके बचपन के दोस्त ने। छोटे से दड़बे से फ्लैट में बदलने का सारा श्रेय विकास रंजन जैसे बिल्डर दोस्त को जाता है। नहीं तो अपनी मामूली सी सैलरी से इतना बड़ा घर कैसे खड़ा कर पाता। 1 फ्लोर विकास ने रखा और बाकी 2 फ्लोर उसके हवाले। 2nd फ्लोर किराए पर चढ़ा दिया, जिससे घर की आर्थिक हालत सुधर गई थी। लेकिन वह है कहाँ। विकास भी कई दिनों तक नजर नहीं आया। जिस दिन से रीना गायब हुई थी, उसके बाद से विकास का हफ्तों पता नहीं चला। काफी दिन बाद अचानक प्रकट हुआ और अफसोस जताकर अपनी मजबूरी का रोना रोकर दिल्ली छोड़कर चला गया। विकास का बदला हुआ व्यवहार उसे बहुत अटपटा लगा। तब तो और अटपटा लगा जब उसने ऊपरी मंजिल की चाबी हरीश को पकड़ा दी। रीना गई, अब एक दोस्त भी गया जीवन से, शहर से। बच गया एक खाली खाली मकान जो घर बनते बनते रह गया। इसी घर ने उसे सब कुछ दिया और छीना। यहीं बड़ा हुआ, इसे छोड़कर कहाँ जाए। सुधा ने कई बार समझाया, भाई साहब आप मकान बदल लो, शायद रीना को भूलने में आसानी हो। यहाँ उसकी यादें परेशान करती होंगी। अब वो क्या आएगी। मुझे तो लगता है वह डूबी होगी और कहीं ऐसी जगह बहकर चली गई होगी जहां हम नहीं पहुंच सके।
हरीश बिलबिला जाता। सवाल ही नहीं होता। हमने कितना ढूंढा, सारी संभावित जगह देखी। नहीं, वह डूबी नहीं, वह मरी भी नहीं, वो जिंदा है सुधा जी। पर कहाँ, किस हाल में, क्या कर रही होगी? क्या किसी तरह आ नहीं सकती थी? फोन तो कर सकती थी, चिट्ठी तो लिख सकती थी। रीना तो अपने बच्चों के बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थी। फिर कैसे? कभी कभी लगता है शायद सचमुच जिंदा नहीं, पर दिल नहीं मानता। बोलते बोलते चुप हो जाता। कंठ से गीले गीले शब्द निकलते। कई बार लगता है वो यहीं है, कहीं आसपास, जैसे सब कुछ देख रही हो, किसी बात पर नाराज है और सजा दे रही हो। भाई साहब, कोई भी नाराजगी 5 साल लंबी नहीं चलती। मुझे तो दाल में काला। सुधा का पति पंकज बीच में ही बोल पड़ता है। उसके अक्खड़ बोल किसी को नहीं भाते, पर हरीश जैसे वहां था ही नहीं। वह अपने भीतर उतर जाता था। बोलते बोलते उसकी आंखें जितनी बाहर देखती, उतनी ही अंदर। ड्राइंग रूम का दरवाजा सीधा सड़क पर खुलता है। कई बार अधखुला छोड़कर वह देर तक सुन्न बैठा रहता। सामने सड़क पर तेजी से गुजरती हुई गाड़ियां, लोग, फेरी वाले, शोर से भरी हवा। हरीश के भीतर उतना भी उतरता जा रहा था। 5 साल बाद भी जीना नहीं सीखा। शांति ने कई बार समझाया, भाई साहब आप देख लो अपने लिए, बच्चे छोटे हैं, कैसे पलेंगे? बेटी बड़ी हो रही है, उसे माँ की जरूरत है। आपकी अभी उम्र ही क्या है? कहिए तो हम कोशिश। प्लीज शांति भाभी, मुझसे अब ना होगा ये सब। जैसे चल रहा है चलेगा। मैं अपने बच्चों को सौतेली माँ नहीं दूंगा। जब सगी माँ साथ नहीं दे सकी तो दूसरी क्या देगी? आप लोग अब ये बात करना छोड़ दे। मैं अब ठीक हो रहा हूँ, संभल गया हूँ। जिंदा तो रहना है ना। अब इस बात पर बात करना बेकार है। हरीश का चेहरा तन जाता। गर्दन की सारी नसें स्याह हो जाती। बेतरतीब सा चेहरा लिए शाम को उठता और सीधा क्लब में चला जाता, जहां शाम की कोई नई साथी उसका रोज इंतजार करती। प्रेस क्लब के मछली बाजार में रोज शाम अपने लिए सुकून तलाशता और साथी ढूंढता। यहाँ 4 पैग पीने के बाद कोई सवाल पूछने लायक नहीं रह जाता कि पत्नी के बिना जीवन कैसा चल रहा है। पत्नी के गायब होने की खबर क्लब से स्थायी पियक्कड़ों से दबा ली गई थी। एक कोने में रोज हरीश अपनी उम्र दराज महिला मित्र के साथ बैठता, खाता पीता और पहले नीना को घर की गली में छोड़ता, फिर खुद वो घर वापस जाता। दोनों बच्चे या तो सो चुके होते या बत्ती जली होती। अपने अपने कमरों में 2 बड़े होते बच्चे अपनी दुनिया बना रहे होते या जूझ रहे होते अपनी समस्याओं से। हरीश पता नहीं कर पाता था। उन्हें छोड़ दिया था उन्मुक्त, और खुद भी फ्री बर्ड रहना चाहता था। ये जिंदगी उसे रास आने लगी थी। बड़ी होती बेटी और बेटा। घर अचानक 3 बड़े सदस्यों का पनाहगाह हो गया था। हरीश को दिन भर शाम का इंतजार रहता, जब वह क्लब में जाए और नीना से मिले, जो इन दिनों सिर्फ उसी का इंतजार करती। उसे लगने लगा था कि जिंदगी अब पटरी पर आ गई है। सब ठीक चल रहा है, बच्चे एडजस्ट हो गए हैं, नौकरी भी सही चल रही है। कुछ ही दिनों की बात है, बच्चे सेटल हो जाएंगे, फिर सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगा। अपने अकेलेपन की चिंता भी कहीं पीछे छूट गई थी। उसे लगने लगा था कि हादसे सिर्फ उसी का पता ढूंढते नहीं आए थे, नीना का भी पता उन्हें याद था। क्लब में वह जलते बुझते चेहरे देखता और भीतर से मजबूर होता जाता। सब किसी न किसी कहानी का हिस्सा हैं। सबके साथ जिंदगी खेल खेल रही है। सोचते सोचते वह 2 पैग ज्यादा चढ़ा लेता और बहकने के बजाय शांत हो जाता। उसे लगता हर की पैड़ी में गंगा भी शांत हो गई होगी। जो पीड़ा का निमित्त बनता है, उसे भी कम बेचैनी नहीं होती होगी। अब
जबकि वह लौटना चाहती है, लौट रही है, जूझ रही है अपने भीतर की जिरहों से। वह जानती थी कि उसने जो किया, जिस हालत में किया, वह गलत था। वह चाहती तो हरीश के बिल्डर दोस्त के झांसे और धमकी में नहीं आती। वह हरीश को सब बता देती तो ये दिन शायद न देखने पड़ते। किस लिए डर गई वह इतना? हरीश की तंगहाली से या कर्ज वाले अपने मकान से जिसकी छत कभी भी छिन सकती थी? जिस घर की दीवारें छत तक किसी के पास गिरवी रखी थी। हरीश को बहुत भरोसा था अपने दोस्त पर। उसका दोस्त और हरीश हम प्याला हम निवाला थे। हरीश को पता ही नहीं चला कि कब दोस्त की गंदी निगाह रीना पर पड़ चुकी थी। हरीश मगन था और रीना सुलग रही थी। समय कुसमय घर में आ धमकना और फिर तरह तरह की धमकियां देना। घर छीन लेने की धमकी। जो बिल्डर दोस्त की मेहरबानी थी, जिसके कर्ज में आकंठ डूबा था हरीश। हरीश दोस्त की कुटिल चाल को नहीं समझ पाया, जिसने उसकी गृहस्थी में आग लगा दी थी। घर अपनी जड़ों से ही सुलग रहा था, जिससे सिर्फ रीना तप रही थी। तपन तो अब भी है। बिल्डर दोस्त से मुक्ति के बाद वह दरवाजे पर खड़ी है। एक स्वीकृति उसकी जिंदगी बदल सकती है। यहाँ नज़ारा ही कुछ और था। वह चौंक गई। सब बैठे हैं उसके इंतजार में। सितंबर की उस उष्ण शाम को और पकना था शायद। हरीश ने पूरी पंचायत बुला ली थी। चिंटू, गुड्डी, सुधा, शांति सपरिवार वहां एकत्रित थे। वह नीना को भी बुलाना चाहता था, कुछ सोचकर ठिठक गया। दरवाजा खुला था। सड़क तक नजरें जा रही थीं। सब मौन बैठे थे। सिर्फ कुछ धड़कनें गिनी जा सकती थी। सबके चेहरे के भाव अलग थे। सुधा और शांति जहाँ कातर नजर आ रही थीं, उनके पति कठोर मुद्रा में बैठे थे। गुड्डी का चेहरा कातर हो गया था और चिंटू का चेहरा सख्त था। गुड्डी से भीतर सवालों के तूफान उठ रहे थे। चिंटू सवालों से सुलग रहा था। दोनों बाहर से चुप थे और भीतर से बोल रहे थे, जिसे कोई सुन नहीं पा रहा था, हरीश भी नहीं। अपने भीतर से जूझते हुए तीन लोग खुद को लैस कर रहे थे। और वह आई, दरवाजे के अंदर ऐसे दाखिल हुई जैसे दरवाजा खोलते ही सुबह की धूप। पीले रंग की बदरंग सूट में जैसे कोई धूप से छिटका हुआ कतरा होता है, वैसी दिख रही थी, पतली क्षीण काय सी। हरीश ने भरपूर देखा और नजरें झुका ली। यह वह स्त्री नहीं है जो उसके साथ रहती थी, जिसके रूप पर वह न्योछावर था, जिसकी बोली पर निहाल हो जाया करता था। यह तो कोई और है उसके लेआउट में। कौन है? भगोड़ी रीना, बेवफा रीना, साध्वी रीना। सब अपनी जगह स्तब्ध खड़े थे। आप क्यों आई हैं? आपकी ज़रूरत हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुकी है। जब ज़रूरत थी तब आप गायब थीं। अब आपकी ज़रूरत नहीं। आप वापस चली जाएं। गुड्डी ने मुंह फेर लिया। आवाज़ गले में अटक गई थी। आंखों के आगे बीते 5 साल की दुश्वारियां कौंध रही थीं। हरीश ने बाहें फैलाकर बहुत दिनों बाद गुड्डी को अपने से सटा लिया। बिन माँ की बच्ची बस भरभरा कर गिरने ही वाली थी। पापा, आप उन्हें बोल दो वो यहाँ से चली जाएं। हम अकेले ही आपके साथ खुश हैं। हमें उनकी ज़रूरत नहीं। हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते। चिंटू, हरीश की मिमियाती हुई आवाज़ बीच में ही दम तोड़ गई। रीना दौड़ी चिंटू की तरफ, रोती बिलखती। चिंटू छिटक कर दूर चला गया। गुड्डी जोर जोर से बिलख रही थी। कमरे में सारे लोग अब तक स्तब्ध। पहले सुधा उठी, फिर धीरे धीरे सारे बाहरी लोग निकल गए। मुझे एक बार सुन तो लो। बहुत देर हो गई रीना। हरीश सख्त था। रीना को काट मार गया। वह तो बहुत कुछ कहने सुनने आई थी। जिस भरोसे यहाँ तक आई थी, वह इतनी जल्दी ढह जाएगा, वह सोच नहीं सकी थी। क्या सोचा था और क्या मिला? सोचा था कि हरीश पहले अकेले मिलेगा, गिले शिकवे दूर करेगा, जो करना हो करेगा, फिर वह बच्चों का सामना करती। लेकिन यहाँ तो पूरी अदालत लगी हुई है। वह कटहरे में खड़ी है और
उसके पक्ष से जिरह करने वाला कोई वकील तक नहीं। वह इस अदालत में पक्ष रख भी नहीं पा रही है। अनगिनत सवालों से घिरा हरीश मानो पूछना चाह रहा हो, पर उसके होंठ खुल नहीं रहे थे। वह कांप रहा था, शब्द अटक गए थे। रीना ने गुड्डी की तरफ कांपते हुए हाथ बढ़ाया। उसने हाथ झटक दिया। मुझे माफ कर दे गुड्डी, इतनी कठोर मत बन, मेरी बात तो सुन। मेरी तो कोई सुन नहीं रहा। आह! रीना निढाल होकर जमीन पर बैठ गई। गुड्डी भीतर ही भीतर चीख रही थी, विलाप कर रही थी। हरीश स्तब्ध अपनी दहकती हुई बेटी को देख रहा था, जो अपने भीतर ही माँ से लड़ रही थी, पछाड़े खा रही थी, पर चीख नहीं रही थी। हरीश ने फर्श पर बैठी रीना को उठाया। हल्का सा सटते ही पुराना रोमांच लौटा, पर बदन से वह खुशबू गायब थी। यह स्त्री जो वापस लौटी है, वह कोई और है, और जिसके साथ रहकर वह पहले जैसा जीवन नहीं जी सकता। रीना, बेहद ठंडी और निर्णायक आवाज, अलविदा। सुनोगे नहीं? क्या हुआ था मेरे साथ? अब नहीं सुनना। तुम लौट जाओ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। बच्चों ने अपना फैसला सुना दिया है। इनका फैसला मेरा फैसला। आई एम हेल्पलेस। हमारी जिंदगियां बदल चुकी हैं, जहां अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। हरीश! गुड्डी और चिंटू रोते रोते अपने कमरों में घुस गए थे। रीना जोर से चीखी। पहली बार वह रोना भूल गई। चेहरा दिप दिप जल उठा था। दरवाजे की तरफ लौटने लगी। उसकी चुन्नी जमीन पर लसरा रही थी, हमेशा की तरह चुन्नी से लापरवाह। हरीश टोकना चाहता था, पर शब्दों ने साथ नहीं दिया। वह जा रही थी धीमे कदमों से। जिस डुबकी से वह बाहर निकली थी, उसी गर्त में उसे फिर से धकेला जा रहा था। दरवाजे के पास जाकर वह पलटी। सुनो हरीश, एक बार तुमने पूछा भी नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। एक बार सवाल पूछो तो सही। बिना पूछे पहले ही फैसला कर चुके। यही तुम्हारा प्यार था। चलो, जब तुम पूछना ही नहीं चाहते, तो मैं बताना भी नहीं चाहती। किस्सा यहीं खत्म करते हैं। चैन से रहो इस घर, कर्ज मुक्त घर में, जहां मेरा घर दफन हुआ है। आहटें लौट गईं, पर्दा हिल रहा था। जिंदगी ने दोबारा डुबकी लगा ली थी। हरीश को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कान सुन्न हो चुके थे और आंखें धुंधली। पानी की छोटी बूंदों में एक चेहरा झिलमिला रहा था। दरवाजा खुला था और अंधेरा बेधड़क कमरे में पसर गया था। कहानी सुनने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।